हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। ये चैप्टर चाहे तो हम अगर एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा तो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ के ऐसे ही कवर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा उस पढ़ने का जब हमें समझ ही ना आए बात। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूरी पृथ्वी की स्थिति जो है हमें दर्शाई गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा चपटा होता है और बीच का जो सेंटर है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है, जैसे बैलून होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, मतलब हमारी पृथ्वी को अगर हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लाए जा सकते, जैसे कि ये वाला है, हम इसको इधर उधर कैरी नहीं कर सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भी अब बैलून टाइप में भी आने लगे हैं जिनकी हवा निकाल दो, फिर उनको कहीं भी कैरी कर लो और जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पर हम उसको फुला के फिर उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे कैरी करना ईजी है, लेकिन इसको हम नहीं ले जा सकते इधर उधर। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे किसी भी प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। अभी यहाँ पे जो इन्होंने ये कील इसमें डाली है, इसी की वजह से ये रोटेट हो सकता है। मतलब ये जिन्होंने स्टैंड ये जो लगाया है ये किस लिए है, ताकि इसका जो है बेस बना रहे, यानी कि ये इसके उसके लिए, मतलब इसको हम जो है टिका सकें एक जगह पे, इसलिए हमें इस तरह से ये इसमें दिखाया गया। लेकिन पृथ्वी का कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये सपोर्ट बनाया गया है इस तरह से, ये सिर्फ काल्पनिक है। रियल में पृथ्वी जो है उसके लिए, पृथ्वी के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता, ये ग्लोब का सपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ग्लोब में बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जैसे अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, बिंदु हैं, रेखा हैं। तो इसकी वजह से हमें जो है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति और दिशा जो है बताई जा सकती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित है, जैसे कि ये सुई डाली गई है इसमें, जिसे क्या बोला जाता है, अक्ष, यानी कि ये जो है हमारा अक्ष है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। अब जैसे इसमें हम समझते हैं, यहाँ पर ऊपर आता है हमारा उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, और नीचे आता है हमारा दक्षिण यानी कि साउथ। तो ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ऐसी कोई सुई, ऐसा कोई सपोर्ट जो है पृथ्वी पर रियल में नहीं है, ये सिर्फ ग्लोब के लिए सपोर्ट बनाया है, ये काल्पनिक है। ठीक है, और पृथ्वी हमारी किस तरह से रोटेट करती है, जैसे ये है हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हमारी पृथ्वी, आप लोग सोचोगे कि पूर्व से सूरज निकलता है, फिर ऐसे करके छुपता है, ऐसे करके छुपता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर निकलता होगा, मतलब इस डायरेक्शन में पृथ्वी घूमती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इधर की साइड से। जैसे कि आप देखते हैं रात होती है,
फिर धीरे धीरे वापस से वही होता है, सुबह होती है, सूरज निकलता है। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी की डायरेक्शन क्या है घूमने की। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, और यह जो है जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, सूर्य का जो चक्कर लगाती है तो वो कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी की डायरेक्शन क्या है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब इसको समझने वाली बात है कि पृथ्वी जैसे पृथ्वी है तो बीच में से एक लाइन निकलती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जो है उसके बीच में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यानी कि ऊपर और नीचे के भागों में बांटता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि वो नॉर्थ में है। और नीचे वाले को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये किस में है, उसमें पड़ रहा है, दक्षिण में पड़ रहा है। ऊपर क्या होता है उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है लाइन के ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं, ऊपर भी आधा और नीचे भी आधा। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस तरह से ये काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं है। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए बताया गया है। और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी कि इस तरह से जो बीच में लाइन जा रही है वो तो हमारी क्या है, विषुवत वृत्त है। अब ऊपर की तरफ भी ऐसे लाइनें खींची हुई हैं और नीचे की तरफ भी इसी तरह से हमारी लाइंस खींची हुई हैं। तो ये ऊपर और नीचे की सारी लाइन जो इस तरह से खींची हुई हैं क्षैतिज रेखाएं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश समानांतर मतलब इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम है, मतलब इतनी ही दूरी पर ये सब जो है बनी हुई है। जैसे आप देख रहे हो ना, इनका जो डिफरेंस है ये बिल्कुल सेम है, मतलब जितनी बराबर भागों में ये बटी हुई हैं। ठीक है, तो समानांतर हैं, ऐसा नहीं कोई लंबी है, कोई चौड़ी ज़्यादा है, कोई पतली है, ऐसा नहीं है, तो समानांतर है। तो इस तरह से खींची हुई जो रेखाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और ये कितने में मापी जाती है, इनको अंश में मापा जाता है, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो इस तरह इनको किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बीच की जो लाइन जा रही है वो विषुवत वृत्त है, तो वो क्या होती है, 0 डिग्री, शून्य अंश। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे विषुवत वृत्त बीच में है तो उसके दोनों तरफ यानी कि इधर का उत्तरी ध्रुव और इधर का दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जैसे कि अब ये लाइन है बीच में ये दक्षिणी क्या है, विषुवत वृत्त। अब इसका उत्तरी ध्रुव ये वाला और इधर का हिस्सा यानी कि साउथ का दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच की दूरी जो है वो पूरे पृथ्वी की जो है उसका कितना है, पूरे पृथ्वी के वृत्त का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो गई, 90 अंश। अब 90 अंश का मतलब ये है कि जो ऊपर की सारी लाइंस होती हैं और नीचे की जो लाइंस होती है, यानी कि ऊपर भी होगी हमारी 90 और नीचे भी होगी हमारी 90। तो इस प्रकार से हमारी जो है कुल 180 होती हैं, 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऊपर भी 90 होंगी और नीचे भी 90 होगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा बीच में विषुवत वृत्त जा रहा है इससे ऊपर उत्तरी ध्रुव में और नीचे दक्षिणी ध्रुव में टोटल जो है हमारी ऊपर की 90 और नीचे की 90 मिला के 180 हो जाती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। तो इसलिए इसको 90 अंश बोला गया है। ठीक है, 90 अंश उत्तरी ध्रुव और 90 अंश जो है वो अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस तरह से है हमारी लाइंस।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी इतनी देर में कि विषुवत वृत्त के ऊपर की साइड जो उत्तरी ध्रुव है तो उसको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और नीचे के जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे हम ऊपर लिखते हैं नॉर्थ और नीचे लिखते हैं साउथ, क्योंकि ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बोलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बोलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अब ये इसमें यही बात क्लियर की है कि अगर वो 20 डिग्री उत्तर में पड़ रहा है तो हम उसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है, अगर वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पड़ रहा है तो हम उसे बोलेंगे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्शन देखें कि कौन सा प्रदेश कौन से एरिया में है। जैसा कि लिखा है चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब ये देखो देखने वाली बात है। अब जैसे जैसे ये विषुवत वृत्त यहाँ पे दिख रहा है ना, हमें ये बीच वाली लाइन जो है वो हमारा विषुवत वृत्त है। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो अक्षांश का आकार कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा हिस्सा है तो ये जो है चौड़ी लाइन बन रही है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये लाइंस कैसी हो जाती है, छोटी होती जाती हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाएंगे तो अक्षांशों का आकार कैसा होएगा, घटता जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले पिक्चर में हमें समझाया गया है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर, कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश होता है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब ऊपर का हिस्सा हमारा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ये उत्तर में है, नॉर्थ में है, और नीचे का हिस्सा होता है हमारा दक्षिण ध्रुव, क्योंकि ये कहाँ पर है, दक्षिण में है, साउथ में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये देखिए विषुवत वृत्त के ऊपर जो है हमारी कर्क रेखा है और बीच नीचे हमारी मकर रेखा है। तो कर्क रेखा जो है उसको हम बोलते हैं 23/1/2 डिग्री उत्तरी, क्योंकि ये उत्तर के डायरेक्शन में है, ऊपर जा रही है, यानी कि उत्तर में पड़ रही है। ये नीचे वाला हिस्सा जो है सारा क्या है, वो दक्षिण है। तो मकर रेखा हमारी क्या है, 23/1/2 डिग्री दक्षिण में पड़ती है। तो कर्क रेखा की स्थिति है 23/1/2 डिग्री उत्तरी और मकर रेखा की स्थिति है 23/1/2 डिग्री दक्षिण, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि विषुवत वृत्त के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर में कर्क रेखा आता है और दक्षिण में क्या आती है, मकर रेखा आती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे हमारा लिखा है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्यों, क्योंकि जो सूर्य होता है, जैसे सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ हमारा क्या है, सन है। ठीक है, तो ये जो है सीधा यहाँ पर पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस हिस्से में उष्णकटिबंध होता है, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य की किरणें पूरे वर्ष यहाँ पर पड़ती है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर जो होती है बहुत ही कम पड़ती है सूर्य की किरणें, तो इसलिए ये इलाके कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, शीत कटिबंध, ये है हमारा शीत कटिबंध, ये भी है हमारा शीत कटिबंध। उत्तरी और दक्षिणी आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि वो उत्तर में है और ये दक्षिण में, इसलिए इनका नाम उत्तर और दक्षिण। लेकिन ये हमारे शीत कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ठंड पड़ती है, इसलिए ये शीत कटिबंध में आते हैं। अब इसके बीच का हिस्सा है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, जब उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध को मिला देंगे है, ठीक है, उष्ण और शीत को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, उष्ण शीतोष्ण, है ना, शीत जमा उष्ण बराबर क्या बनेगा, शीतोष्ण। तो इन दोनों के बीच का एरिया कैसा होता है, शीतोष्ण। ठीक है, मतलब दोनों मिक्स, ठंड भी और गर्मी भी। जिस तरह से जैसे उष्ण कटिबंध है, यहाँ के इलाके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सूरज की जो हमारी पृथ्वी की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
ठीक है। और जो सूरज होता है वो सबसे पहले भारत में कहाँ पर दिखाई देता है, वो दिखता है अरुणाचल प्रदेश में, जो इस डायरेक्शन में पड़ता है, पूर्व की डायरेक्शन में। और आप लोगों को पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले जो है सूरज निकलता है, सबसे पहले सूर्य की किरणें जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखती है। और सबसे लास्ट में कहाँ पर दिखती है, हमारी गुजरात में दिखती है, क्योंकि वो पड़ता है पश्चिम में, ठीक है। तो सूरज जो निकलता है हमारा पूर्व से, इधर है हमारा पूर्व, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है किरणें, और उसके बाद सबसे लास्ट में पड़ती है गुजरात में, यानी कि सबसे बाद में हमारा गुजरात में सूर्योदय होता है, और सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटे का डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे मान लो यहाँ पर 5 बजे निकल रहा है तो वहाँ पर 7 बजे दिखेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेगी यानी कि सीधी पड़ेंगी, तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सूर्य की किरणें इस एरिया में सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक गर्मी होती है, यानी कि उष्ण कटिबंध। और इस तरह से जो शीत कटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो इसलिए शीत कटिबंध है, यानी कि यहाँ पर जो है ठंडा मौसम रहता है, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह जो पड़ते हैं। और ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा वैसा रहता है, यानी कि ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। अब जैसे मान लो ये कर्क रेखा जो है, सबको पता है कि हमारी जो इंडिया है वहाँ से कर्क रेखा निकलती है बीच में से, इंडिया के बीच में से कर्क रेखा होकर निकलती है। तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर पड़ रहा है, देखो थोड़ा सा ऊपर भी आ रहा है और थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो ये जो है शीतोष्ण में भी आ गया और उष्ण में भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी जो है नॉर्मल सी पड़ती है, तो ये दोनों एरिया में आ रहा है, ठीक है। ठंड जो है अब थोड़ी कम ही पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो इस तरह से ये दोनों एरिया में पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। तो हमने जो है जैसे कर्क रेखा जो है 23, अब हम देखते हैं कर्क रेखा जो है 23 1/2 डिग्री उत्तर में है, हमने ये समझा। मकर रेखा 23 1/2 डिग्री दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण में पड़ता है। बीच में विषुवत रेखा होती है जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। फिर हम ऊपर चलते हैं, तो ऊपर क्या है, शीत कटिबंध, और इधर नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध। अब ये उत्तर दक्षिण का तो हमें पता है, क्योंकि वो ऊपर वो नॉर्थ में है और ये नीचे साउथ में है। और जो बीच का एरिया बचता है वो क्या होता है, हमारा शीतोष्ण कटिबंध। अब वो उत्तरी हो जाएगा और ये नीचे वाला दक्षिणी हो जाएगा। तो ऑल क्लियर, इतना समझ आ गया होगा सभी को। अब जो है महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अब देखिए विषुवत वृत्त 0 डिग्री अभी हमने पढ़ा था। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो ये ऊपर का है ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सभी अक्षांश रेखाएं 90 होती हैं। और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। अब कौन सी हैं 4 अक्षांश समानांतर रेखाएं? अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हमने ऊपर पढ़ा था, कर्क रेखा 23 1/2 डिग्री उत्तरी, क्योंकि वो उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 1/2 डिग्री दक्षिण, क्योंकि वो दक्षिण में पड़ती है। विषुवत वृत्त के 66 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और 66 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। एक बार और दिखाते हैं आपको, ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, ये हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। उत्तरी ध्रुव वृत्त ये वाला और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो ये होते हैं हमारे 66 1/2 डिग्री उत्तरी और 66 1/2 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये एक तो ऊपर है और एक नीचे है। तो जैसे कि हमने कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ी ना, तो कर्क रेखा हमारी होती है 23 1/2 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा होती है 23 1/2 डिग्री दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है हमारा 66 1/2 डिग्री उत्तरी, और दक्षिणी होगा हमारा 66 1/2 डिग्री दक्षिणी। अब इसमें जो बहुत सिंपल है, हमें कर्क रेखा और मकर रेखा का तो पता ही है कि 23 1/2 डिग्री हैं। अब ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है, तो हम वहाँ पे उत्तर और वहाँ पे दक्षिण लिखेंगे। उसी तरह से उत्तरी शीत कटिबंध, अगर उत्तर ध्रुव वृत्त बोल रहा है और दक्षिण ध्रुव वृत्त तो सेम ही है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, और दोनों में क्या है 66 1/2 डिग्री। अगर उत्तर का पूछा है तो उत्तरी लगाएंगे और दक्षिण का पूछा है तो दक्षिणी लगाएंगे, ठीक है। अब आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अभी मैंने आपको पहले भी उस पिक्चर में समझाया है, जो बीच का एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें ठीक सीधी ऊपर पड़ती हैं, इस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जो हमने अभी देखा था कि देखो यहाँ पे उष्ण कटिबंध होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। और इन्होंने बोला कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र यानी कि ये वाला, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र यानी कि ये वाला, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, इसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि शीत कटिबंध से लेकर उष्ण कटिबंध के बीच का क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि शीत प्लस उष्ण मिलके शीतोष्ण बना, तो इसी तरह से जो बीच का एरिया जो बच जाता है वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, मध्यम रहता है तापमान, ठीक है, बहुत मतलब गर्मी भी और सर्दी भी। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध जो ऊपर के एरिया है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ जमी रहती है, जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, इसलिए वहाँ पर ठंड होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देशांतर क्या है। अभी तक हमने क्षैतिज रेखाएं पढ़ी थी जो पृथ्वी पर इस तरह से होती है, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब है देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जैसा कि इसमें दिखाया रखा है इस तरह से, यानी कि हम अगर सरल भाषा में समझें तो खड़ी हुई रेखाएं, जैसे कि उसमें लेटी हुई रेखाएं थी उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। देखिए जैसे कि ये है, इसमें लिखा है कि अर्धवृत्त है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमें जो है सिर्फ आधे गोले दिख रहे हैं, हमें इसके पीछे की बैक साइड का नहीं दिख रहा, इसलिए ये हमें आधे दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये अर्धवृत्त है, यानी कि आधे गोले। इसी तरह से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, जैसे कि हमारा ये ऊपर नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनकी जो लंबाई है वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, यही बोला गया है ना इसमें कि ध्रुवों की ओर जाने पर ये जो देशांतरीय हैं रेखाएं ये घटती जाती हैं और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर ये मिलती हैं तो यहाँ पर जाते जाते ये घट जाती हैं और यहाँ पर क्या होती हैं, शून्य हो जाती है, इसलिए इसको 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी रेखाएं आप देख रहे हैं, सारी देशांतरीय रेखाएं यहाँ पर क्या बन रही है, मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको 0 डिग्री देशांतरीय माना जाता है। ठीक है, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। देखो जैसे कि हमने बताया था कि अक्षांश रेखाएं ये वाली होती हैं, ठीक है, और देशांतर हमारी ऐसी वाली होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है उनकी लंबाई जो होती है वो कैसी है, समान है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अपनी मतलब समानांतर होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर जाके जो है घटती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में अलग हैं।
इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, अब समझेंगे हम कि ये जो टाइम है इसको, जैसे कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ये स्थिति बताना जो है बहुत मुश्किल था। तो इसलिए सभी देशों ने डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच जहाँ पर ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली जो याम्योत्तर है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे किसी भी देश की स्थिति को पता लगाने का। तो एक जो है इन्होंने ये मतलब एक जगह फिक्स कर दी ग्रीनविच, जहाँ से जो है मुख्य याम्योत्तर देखा जाएगा कि वहाँ से जो है सभी स्थानों की स्थिति का हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है। जो ये वाली लाइन खींची हुई है, ये है हमारी प्रमुख याम्योत्तर, जिसको प्रमुख याम्योत्तर माना गया है, जिसका मान है 0 डिग्री देशांतर। कोई जो है परेशानी ना हो किसी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए, इसलिए एक स्टैंडर्ड जो है बीच की जो है जगह निर्धारित की गई है, जिसको ग्रीनविच कहते हैं। ठीक है, और इस जो ये याम्योत्तर है, इसको जो है मुख्य याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है। यहीं से हम गणना करते हैं कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम। अब जैसे कि हमें पता है कि पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है, तो इधर भी जो है 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री। अभी जब पूरा घूमेगा, क्योंकि हमें आधा दिख रहा है, तो ये पूरा घूमेगा तो ये 360 डिग्री होगा। तो इसलिए 180 इधर खींची गई हैं और 180 इधर खींची गई हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसे कि हमें पता है इधर पूर्व में और इधर पश्चिम में विभक्त कर देते हैं, क्योंकि आधा आधा बटा हुआ है और बीच में हमारा प्रमुख याम्योत्तर है। ठीक है, इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम जो है पूर्व और पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब ये राउंड राउंड जा रहा है, ये पूरा जब हम सर्कल इसको देखेंगे तो ये सारे मिल रहे हैं यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये एक ही याम्योत्तर रेखा पर सब जो है स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतर याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ठीक है, अब ये जो ग्रिड बनी हुई है, सारी देशांतर रेखाएं और जो अक्षांश रेखाएं, इन सब का जो ग्रिड बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? जाल। ठीक है, मतलब ये जो ग्रिड है, मतलब इसका मतलब है जाल। तो इस जाल को हम ग्रिड बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। ठीक है, अब उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो मतलब ये जो देशांतर रेखाएं हमारी बनाई गई हैं, ये इनको बनाने का उद्देश्य क्या था? जब हमारी ये वाली अक्षांश रेखाएं खींची गई थी तो किसी स्थान की स्थिति को पता लगाना मुश्किल था, इसीलिए देशांतर रेखाओं को भी खींचा गया। जैसे कि मान लो असम है, ठीक है, ये जो है कहाँ पर स्थित है हमें नहीं पता। देशांतर रेखा को खींचने से हमें किसी स्थान की जो एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता है कि हाँ ये स्थान जो है इस बिंदु पर स्थित है, इसलिए इन रेखाओं का खींचा जाना पृथ्वी पर जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अब आप लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम में सब लोग पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, इन सब की जो है स्थिति से, तारों की स्थिति से समय का निर्धारण करते थे। ठीक है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जब दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के सबसे लंबी परछाई बनती है, मतलब जब सूरज सबसे ऊपर होता है तो सबसे छोटी परछाई बनती है और सूर्यास्त के समय लंबी परछाई बनती है। ठीक है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, वहाँ पर जो है दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अब इसकी जो है हमें बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। देखिए, अब मान लो ये ग्रीनिच है तो इधर जाएंगे यानी कि पूर्व में, और इधर है हमारा पश्चिम। अगर हम पूर्व की दिशा में जाएंगे तो समय जो है प्लस में चलेगा यानी कि आगे चलेगा, पश्चिम में जाएंगे तो समय माइनस में चलेगा यानी कि पीछे चलेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीनिच को जो है
मुख्य बिंदु माना गया है। तो ग्रीनिच से हम मानते हैं समय को। तो अगर इसके पूर्व में जो है जगह होगी तो क्या होगा, समय आगे, और पश्चिम में होगी तो समय पीछे। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती। अब इसको देखो, जैसे 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री। अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 घंटे में वो कितना घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से वो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में। यानी कि 15 चौके 60 होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम जो है 15 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूमती है। तो इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ग्रीनिच है और यहाँ पर कितना बज रहा है, 12। ठीक है, तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में, यानी कि इधर की साइड पूर्व में कितना होगा, 15 चौके 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 है तो हमने बोला था ना कि इधर प्लस में चलेंगे, यानी कि आगे, यानी कि 1 घंटा आगे होगा। और अगर पश्चिम में तो 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, और यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। तो याद रखना है कि ग्रीनिच के समय से पूर्व वाले स्थानों पर जो है समय आगे होगा और पश्चिम वाले स्थानों में समय पीछे होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, ठीक है, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि हो रही होगी। यहाँ पर दोपहर के 12 बोला है, तो दोपहर के जब 12 बज रहे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि हो रही होगी। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ओके, हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो इधर जो है हमारा क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, और इधर है हमारा गुजरात। अब जैसे कि यहाँ पे इधर की डायरेक्शन हमारी दे रखी है 68 डिग्री पूर्व, और इधर है हमारी 97 डिग्री पूर्व। ठीक है, और बीच में से एक लाइन खींची है 82 डिग्री पूर्व, जो कि देश के मध्य से होकर गुजरती है। अभी हम ये समझेंगे कि किस तरह से टाइम में डिफरेंस आता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीच में कई सारे देशांतर जो हैं वो पार करने होंगे। ठीक है, तो जब 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक जाएंगे तो बीच में कितने देशांतर पड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बीच में हमारे आएंगे 29 देशांतर। और जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है तो 29 देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेगी, तो 29 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 116 मिनट। यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है, तो 29 देशांतर को, यानी कि 1 डिग्री मतलब 1 अंश पार करती है तो 4 मिनट लेती है। तो उस तरह से हमारे जो 29 देशांतर है उनको पार करने में कितना टाइम लेगी, 116 मिनट का। तो 116 मिनट कितने हो गए, लगभग हमारे जो है 2 घंटे से थोड़ा सा कम समय। ठीक है, तो इतना समय जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है। तो इसीलिए, और जब सूरज जो है सबसे पहले इस डायरेक्शन में निकलता है पूर्व में, तो अरुणाचल प्रदेश पे सबसे पहले जो है सूरज निकलता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में जो है लगभग जो है थोड़ा सा टाइम आ जाता है, 2 घंटे या इससे कम का समय जो है 116 मिनट का समय जो है यहाँ से यहाँ तक सूर्य उगने में लग जाता है। तो इतना डिफरेंस होता है दोनों के बीच। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात के द्वारका यानी कि इधर और असम के डिब्रूगढ़, इनके स्थानीय मान में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। अभी जैसा कि हमने पढ़ा 116 मिनट, तो लगभग इतना टाइम जो है इन दोनों के बीच में हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसीलिए हमारी जो है ये स्टैंडर्ड लाइन खींची गई है जिसको हम मानक याम्योत्तर कहते हैं, जो कि 82 डिग्री पूर्व है। ये इसीलिए खींची गई है ताकि इधर और इधर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और बीच का एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है 82 डिग्री पूर्व। और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो स्थानीय समय है हमारा वो कौन सा है,
तो 82 डिग्री जो है पूर्व को हमारा जो है मानक यामी-उत्तर माना गया है और यही हमारा स्थानीय समय है। ठीक है, इसे इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, कबीर जो है, एक कहानी बताई गई है। जैसे कबीर है, भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी कि 2 बजे दिन में, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं जैसे कि विदेशों का टाइम अलग होता है और यहाँ इंडिया का अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का। ठीक है, और वो क्यों है, क्योंकि वो जो टाइम में डिफरेंस है, क्योंकि ग्रीनविच को जो है स्थानीय समय आपने पढ़ा था इससे पहले कि ग्रीनविच जो है वहाँ से माना गया है कि ग्रीनविच को एक जो है मुख्य बिंदु माना गया है, वहीं से जो है निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रीनविच से हमारा समय जो है 5.5 घंटे आगे होता है, क्योंकि भारत जो है वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। देखो यहाँ पे लिखा है भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, 82 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, 82/2 डिग्री का मतलब 82 डिग्री 30, तो 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है भारत। तो पूर्व में जो है सूरज पहले निकलता है, तो इसलिए यहाँ का टाइम जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, इधर जाएंगे तो हम प्लस में टाइम कर देंगे और इधर जाएंगे तो माइनस में, यानी कि इधर जो है समय बढ़ जाएगा और इधर घट जाएगा। तो हम जो है ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए हमारा समय जो है आगे चलता है। और कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के कितने बजे होंगे, 7:30, यानी कि 5.5 घंटे आगे कर दो तो 7:30 बज जाएंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे कि रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, इसलिए हम 15 डिग्री से भारत का मानक समय मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो है समय हमें मानते हैं। और ये 82 डिग्री पूर्व जो है ये मुख्य यामी-उत्तर होती है, मानक यामी-उत्तर रेखा माना गया है भारत का स्टैंडर्ड टाइम। और इस तरह से जो है अलग अलग जगह के टाइम में डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।